नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से इस समय जम्मू संभाग के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार आतंकी हमले जो हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। इसको लेकर बार बार जो है पनन कश्मीर की तरफ से निरंतर केंद्रीय सरकार को सतर्क भी किया जाता है और आज फिर से उसको लेकर एक पत्रकार वार्ता की गई है। और आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर अजय चुरुंगू जी से, जानते हैं सर, निरंतर हमले होते जा रहे हैं जम्मू संभाग में, चाहे आतंकी जो है इस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं या लोगों को टारगेट कर रहे हैं या आर्मी ट्रूप्स पर टारगेट कर रहे हैं। क्या किस तरह से आप इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं और बार बार आप जो है सतर्क भी कर रहे हैं केंद्र सरकार को, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? यहाँ पे इसका एक ही मैसेज है कि यहाँ पे जो आतंकवादी तंत्र है, अलगाववादी तंत्र है, वो अभी पनप रहा है, यहाँ पे फल रहा है और फूल रहा है। इसीलिए हमने आज ये हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये बात सत्य है कि पाकिस्तान यहाँ पे विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित करता है, लेकिन भारत सरकार की अपनी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जिनके कारण यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद पोषित होता है। और आज के हमने इसी आतंकवाद और अलगाववाद को ध्यान में रख के सरकार को कहा है कि भाई आप अपनी पॉलिसीज़ का पुनरांकलन कीजिए। जिन पॉलिसीज़ के कारण स्पेस मिलती है, ज़मीन मिलती है, धरती मिलती है आतंकवाद और अलगाववाद को फलने और फूलने के, उसी के कारण वो इकोसिस्टम बनता है जो इकोसिस्टम अंदर से काम करके अलगाववाद और आतंकवाद को हम पे अल्टीमेटली बरसने देता है। तो हम सरकार को आज के इस यहाँ पे पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। आप ये कहेंगे कि वो क्या होता है? जैसे सरकार की पॉलिसी है कि हमको जीनोसाइड को जीनोसाइड नहीं कहना है, रिलीजियस क्लींजिंग को रिलीजियस क्लींजिंग नहीं कहना है, इसको माइग्रेशन करना है। इससे क्या मैसेज जाता है उस तंत्र को जिसने जीनोसाइड किया और रिलीजियस क्लींजिंग की? उससे वो फलेगा और फूलेगा। या सरकार ये फैसला करती है कि हम कश्मीर घाटी में सेकुलरिज्म वापस आ गया, इसलिए हम यहाँ से हिंदुओं को उनकी लाचारी का इस्तेमाल करके वहाँ पे उनको भेज दें और उनको नॉर्मल एम्प्लॉय के रूप में भी नहीं रखें, वहाँ पे एक यरगमाल के रूप में रखें और फिर उनको वहाँ पे बोलें कि आप अपने कमरों में रहो, अपने कैंप में ही रहो, बाहर नहीं जाओ। तो जब ये मैसेज उनको जाती है, अलगाववादी तंत्र को, जब उनको मालूम पड़ता है कि भाई ये सरकार तो अपने नागरिकों के साथ नहीं है, तो हमारा क्या बिगाड़ सकती है, या जब सरकार ये फैसला करती है कि हम जमात इस्लामी के साथ अब बात करेंगे, या सरकार ये फैसला करती है कि हम सजाद लोगों को अब आगे लाएंगे एज ए लीडर, वहाँ पे काम कर रहे इतने साल से सारे ऐसे लीडर्स को, वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, उनको बोल रहे कि आप पीछे रहो, तो अलगाववाद और आतंकवाद को ही मैसेज जाती है। इसलिए भारत सरकार की पॉलिसी स्ट्रक्चर्स खुद ऐसे पॉलिसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसके कारण अलगाववाद को शय मिलती है, आतंकवाद को शय मिलती है। इससे पहले कि भारत सरकार ये कहे कि हम पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करें, जो अंदर आपकी अपनी पॉलिसीज़ है उनको तो आप ठीक कीजिए। सर, थोड़ा सा समय पीछे ले जाएं, 1990 की बात करें, उस दशक में देखा गया था कश्मीर में जो है काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद बढ़ चुका था और तब जो है कश्मीरी विस्थापित लोगों ने पलायन किया था जम्मू की ओर। जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी उस समय, लेकिन फिर भी जब कश्मीरियों ने वहाँ से पलायन किया तो उन्हें माइग्रेंट कहा गया। आज आप उस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? जब एक ही राज्य में रहने वाले लोग कश्मीर से जम्मू की तरफ आए, उन्हें माइग्रेंट का दर्जा क्यों दिया गया? ये कहने के लिए कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला नहीं गया, ये तो सरकार ने फैसला किया। वहाँ का जो तंत्र था, राजनीतिक तंत्र, वो कहते थे कि हमने इनको निकाला है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। अभी हाल ही में जो मकानों को फिर से जलाया गया, वो मैसेज दे रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। सरकार ये झूठ फैलाना चाहती है कि भाई ये तो खुद अपनी मर्जी से आए हैं, ये जिसको डिनायल ऑफ जीनोसाइड की पॉलिसी कहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जीनोसाइड तो क्राइम है ही, लेकिन इस जीनोसाइड के क्राइम की पराकाष्ठा डिनायल ऑफ जीनोसाइड होती है। जब खुद तंत्र, जिस तंत्र को बचाना है, जिस तंत्र को इसको रोकना है, वो खुद कहे कि ये हुआ ही नहीं है, तो इससे बड़ी घटना कोई नहीं हो सकती है। जब कश्मीरी हिंदू विस्थापित को माइग्रेंट कहा जाता है, ये डिनायल ऑफ जीनोसाइड की घटना। और कल को मान लीजिए यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, कोर्ट इसका संज्ञान लेके यहाँ पे कोर्ट बिठाती है, यहाँ पे ट्राइब्यूनल बिठाती है कि भाई आप देख लो क्या हुआ। उस वक्त सरकार से ये पूछा जाएगा कि ये तो हमको समझ में आता है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को क्यों निकाला, लेकिन आप हिंदुओं का इस तरह से तिरस्कार क्यों किया? आप उनको कैसे यरगमाल रख रहे थे आतंकवादी तंत्र के? आपने भी तो मानवता के खिलाफ एक अपराध किया है।
सर सवाल तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। जिस तरह से अब जो है केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को और ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जम्मू कश्मीर के लिए कितनी फेवरेबल रहेंगी? देखिए, मुझे नहीं, बहुत सी बातें हैं। पहली बात है कि उनको पावर देने का मतलब यह है कि जो अभी तक उन्होंने व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था चरमरा गई है, वो व्यवस्था फेल हो गई है। और जो उनको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो व्यवस्था आएगी, क्योंकि अंतोगत्वा तो इलेक्शन करने हैं, उस वक्त उनके पास कौन से पावर्स रहेंगे, या इस बात को भी चेता रहा है कि अब सरकार को लग रहा है कि वो पॉलिटिकली भी शायद कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी वो पीछे जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए एक किस्म से ये इस बात की एक्सेप्टेंस है कि वो फेल हो रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, और इसलिए ये काम चल रहा है। बात यह है कि अलगाववादियों ने फैसला किया है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर ऑपरेट करके, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे कब्जा करके अपने अभियान को चलाएंगे। इसलिए कश्मीर घाटी में जो इंजीनियर रशीद ने जेल में बैठ के इलेक्शन जीते, ये उसका सूचक है। वहाँ पे अलगाववादी उफान चल रहा है, और अगले आने वाले इलेक्शंस में पुंछ से लेके बारामूला उड़ी तक ये अलगाववादी उफान चलेगा। इसका मुकाबला क्या करेगी सरकार, उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। उसको लगती है कि उनको लगता है कि सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ा और पावर दे दे तो अब शायद बच जाएंगे। उनको अपनी योजना को बदलना है, वो अपनी योजना को बदलना नहीं चाहते हैं, और उसकी योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे अलगाववाद को और आतंकवाद को जिंदा रखे हुए है। इलेक्शंस आने वाली हैं थोड़ी ही देर में। अगर बात की जाए, जिस तरह से जुडिशरी ने फैसला लिया था कि सितंबर से पहले जो है 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हो जाने चाहिए, जिसको लेकर इस समय तैयारियां जो हैं शुरू भी हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस समय स्थिति बनी हुई है, क्या इस समय में इलेक्शंस करवाना केंद्र सरकार के लिए संभव रहेगा? देखिए, संकेत जो जहाँ तक ये बात है कि हालात कैसे हैं, सुरक्षा के हालात कैसे हैं, अगर उनके संकेत हो तो मुझे लगता है सरकार को जाना पड़ेगा फिर से कोर्ट के पास, भाई हालात ठीक नहीं है जहाँ पे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं, हमको समय चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट उनकी बात नहीं मानता, अगर मान लीजिए खुद उनको लगता है कि नहीं हम नहीं कोर्ट के पास जाएंगे, तब भी एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे इस बार एक बहुत बड़े पैमाने पे अलगाववादी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के भीतर से ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे कब्जा करने की प्रक्रिया करेंगे। और एज ऑन टुडे मुझे लगता है कि वो अपने हर एक उस काम में सफल हो रहे हैं, अलगाववाद को ओवरग्राउंड फैलाने में और आतंकवाद को कश्मीर से लेकर जम्मू तक अल्टीमेटली इसको रखने में वो कामयाब हो गए हैं, और सरकार फेल हो रही है। तो जिस तरह से आप देखा आपने कि पनन कश्मीर के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक बार फिर से पत्रकार वार्ता की गई है। बार बार सरकार को, केंद्र सरकार को सतर्क करते हुए भी इनका ये कहना है कि जिस तरह के इस समय जम्मू और कश्मीर के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पर जो है अपनी नज़र जो है एक बार फिर से दौड़ाए, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आने वाले समय में अलगाववाद को फिर से एक बार जो है पनपने में सहारा मिल सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।